अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे था। हमने उसके डिफेक्ट्स पे ख़त्म किया था। इससे पहले कि हम बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करें, हम पहले आर्टिकल नंबर 5.3 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुख्तलिफ पोस्टुलेट्स में से पहला पोस्टुलेट क्या है कि एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली, rather it is emitted or absorbed in discontinuous manner in the form of wave packets। ठीक है, इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी कभी भी ना तो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब हो सकती है ना इमिट हो सकती है, ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है। और इसकी नेचर पार्टिकल लाइक भी है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम वेव पैकेट्स कहते हैं। हर वेव पैकेट या जिसको हम क्वांटम भी कह सकते हैं, उसके अंदर डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी भी मौजूद होती है। तो एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल नहीं करती, डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है। और इसके अंदर छोटे छोटे वेव पैकेट्स होते हैं, इन वेव पैकेट्स को क्वांटम का नाम दिया जाता है। हर क्वांटम की अपनी डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी भी होती है। जब हम लाइट एनर्जी की बात कहते हैं तो क्वांटम को हम फोटोन का नाम भी दे सकते हैं। ये इसका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा इसका पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा आपको क्या बताया हुआ है कि जो वेव पैकेट या क्वांटम होते हैं, हर क्वांटम की अभी हमने ऊपर बात की कि एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होती है। वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। ये जो सिंबल न्यू आपको नजर आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट लगा देंगे एच न्यू, ये बन जाएगी ई इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। किसी भी पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में पास कर रही होती हैं वो उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में अगर ज्यादा वेव्स पास होंगी तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की ज्यादा है। एक सेकंड में जिस रेडिएशन की कम वेव्स पास होंगी उस पॉइंट से तो हम कहेंगे उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है। तो हमें ये बात क्या क्या पता चली कि जिस रेडिएशंस की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे कि लाइट रेडिएशंस हैं, इसके अलावा एक्सरेज भी रेडिएशंस में आती हैं, कॉस्मिक रेज भी होती हैं, माइक्रोवेव्स भी होती हैं। हर एक रेज की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो जितनी जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतने ही उसके फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी रेडिएशंस की जो क्वांटम्स हैं या फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी बराबर होगी। क्वांटम को हम वेव पैकेट भी कहते हैं। हर रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके जो वेव पैकेट या क्वांटम है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें हमने एक कांस्टेंट देखा, मैंने आपको उसका नाम बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ -34 जॉल इंटू सेकेंड होती है। आगे अपने जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये वैल्यू यूज करनी होती है, आपको ये याद होनी चाहिए। ये दो चीजों के दरमियान रेशियो होती है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। अभी फोटोन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि हर जो एनर्जी है उसकी जो वो जब वो ट्रेवल करती है तो वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है। उसके अंदर छोटे छोटे वेव पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। प्लूरल क्वांटम की क्वांटाज है। लाइट एनर्जी के केस में उस वेव का पैकेट का नाम फोटोन होता है। अब हम इस थ्योरी के थर्ड पोस्टुलेट के ऊपर आएंगे कि बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। कहते हैं कोई भी बॉडी एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब या इमिट करता है डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में करता है, क्वांटास की फॉर्म में करता है। क्वांटास का क्या मतलब है कि या वो एक क्वांटम के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, या 2 के बराबर, या 3 के बराबर, या 4, इसी वैल्यू के मल्टीपल के बराबर करेगा। हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्वांटास करेगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसने नीचे वाले ऑर्बिट से हायर पे जाना है या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते वक्त एनर्जी जब भी वो एब्जॉर्ब करेगा तो इन क्वांटास की फॉर्म में करेगा। अगर उसने एक ऑर्बिट ऊपर जाना है तो वो इस एच न्यू के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। 2 ऑर्बिट ऊपर जाना है तो 2 टाइम एच न्यू। अगर उसने पहले ऑर्बिट से तीसरे में जंप करना है तो वो 3 टाइम एच न्यू होगा, लेकिन होगी इन टर्म्स ऑफ क्वांटाज ही। जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। ये आपने 9th और 10th की फिजिक्स में भी बात पढ़ी हुई है कि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। जितनी जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी स्मॉल होगी। आगे यही बात मेंशन हुई है कि ग्रेटर इज द वेवलेंथ, स्मॉलर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन।
अगर हम न्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा इस ऊपर वाली इक्वेशन में लगा दें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। न्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा है, जब इस इक्वेशन में ये न्यू की वैल्यू पुट होगी तो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। जितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, जब वेव ट्रेवल करती है तो आपको पता है कि उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, एक ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। तो दो जो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं। जितनी भी वेव्स हैं उनकी अपनी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, और उसके साथ साथ उनकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये 1 बाय लैम्डा के इक्वल होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वेव नंबर और लैम्डा यानी वेव नंबर और वेव लेंथ ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। वेव नंबर न्यू के ऊपर हम लैम्डा डाल के रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेव लेंथ का रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। 1 बाय लैम्डा का क्या मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ के इक्वल होती है। देखिए अब आपके पास तीन डेफिनेशंस आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। वेव लेंथ क्या है, टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। और वेव नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इज रेसिप्रोकल टू वेव लेंथ। अगर आप सिर्फ इतना सा पोर्शन भी याद कर लेते हैं कि इट इज रेसिप्रोकल टू वेव लेंथ, इनवर्स है उसका 1 बाय लैम्डा के इक्वल है, तो तब ये बात दुरुस्त है। तो अगर हम अबव इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार भी लिखा जा सकता है। तो ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो हमें ये बता रही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेट करती है, अपनी वेवलेंथ के साथ भी और वेव नंबर। लेकिन इस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये देखें E वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो वेवलेंथ है उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आज हमारी कंप्लीट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यूजुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, 3 के 4 नंबर के उसमें। अब इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने साथ कवर करना है जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे ही बेस करता है, वो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके ड्रॉबैक्स को करेक्ट किया था, तो और उसको करेक्टली एक्सप्लेन किया था, और उसकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस भी हैं बोर मॉडल की, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद 5.4 बोर्स एटॉमिक मॉडल है। बोर्स एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। बोर मॉडल में क्या चीज एक्सप्लेन की गई कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए हैं। हर एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर दायरे या ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन उन दायरों में से किसी एक दायरे में अपनी एनर्जी पर डिपेंड करते हुए घूम रहा होता है। फर्ज करें अब हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, वो अपनी एनर्जी पर डिपेंड करते हुए पहले ऑर्बिट में, दूसरे में, तीसरे में। अब ये नहीं मतलब कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिवाय पहले ऑर्बिट के कहीं हो ही नहीं सकता। वो अपनी एनर्जी पर डिपेंड करते हुए उन सर्कुलर ऑर्बिट में से किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। लेकिन जब वो एक ऑर्बिट में मूव करता है, जैसे फर्ज करें पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसके दौरान उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स होती है। और उस ऑर्बिट में उसका क्वांटम नंबर भी फिक्स होता है। जैसे पहले ऑर्बिट का क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 है, उससे हाइयर में जाएगा तो उसका n इज इक्वल टू 2 है। क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर पाथ ऑर्बिट को। फिर उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट उसका क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में मौजूद होता है ना तो वो एनर्जी इमिट कर सकता है ना एब्जॉर्ब करता है, वो फिक्स एनर्जी के साथ ही मूव करता रहता है। सिर्फ एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब, इमिट का मतलब होता है खारिज होना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर अंदर जज्ब हो जाना। तो एनर्जी उस वक्त तक उसमें से एब्जॉर्ब या इमिट नहीं होती जब तक वो एक ऑर्बिट से जंप करके किसी दूसरे में नहीं जाता। एब्जॉर्ब उस वक्त करता है जब वो नीचे से हाइयर ऑर्बिट में जाता है, और इमिट वो हमेशा उस वक्त करता है जब वो किसी हाइयर से लोअर में। और मैं पिछली वाली थ्योरी में आपको बता चुकी हूँ कि एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब करके ऊपर या नीचे जाता है तो वो क्वांटम्स की फॉर्म में जाता है।
एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, या वो एक जब एक ऑर्बिट ऊपर जंप करना होगा तो एक एच म्यू के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दो ऑर्बिट ऊपर जंप करना होगा तो दो एच म्यू के बराबर करेगा। हमेशा उसी के जो है ना जो क्वांटास की फॉर्म में ही हमेशा एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर या लोअर से हाई में जंप करता है तो उसकी एनर्जी ये जो चेंज आता है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जरिए निकाल सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई क्या बताता है आपको? एनर्जी डिफरेंस, कोई भी दो ऑर्बिट्स के दरमियान बताता है, जैसे कि बिटवीन ई वन एंड ई टू। अब आगे वही चीज जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और आउटर ऑर्बिट वो होते हैं जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। अब आगे वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ, इमिट उस वक्त होती है एनर्जी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन किसी आउटर यानी बाहर वाले ऑर्बिट से किसी अंदर वाले ऑर्बिट में दाखिल हो जाए और न्यूक्लियस के करीब आ जाए। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होता है जिनकी एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू फिक्स होती है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसका फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? एन पे। mvr इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। अब जब हम इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या रह जाएगी? एच ओवर टू पाई। अगर हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2h ओवर टू पाई हो जाएगी। एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3h ओवर टू पाई हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम एच ओवर टू पाई होगा। जब दूसरे में मूव कर रहा होगा तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स ही रहेगा, मगर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2h ओवर टू पाई। यानी डिपेंड वो किस पे कर रहा है? एन पे। जब वो तीसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो उसके एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू फिक्स ही होगी, मगर वो क्या किस वैल्यू के बराबर होगी? 3h ओवर टू पाई। इससे पहले मैं आपको h की वैल्यू बता चुकी हूँ, वो भी एक कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.14। कभी भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के बीच में नहीं आ सकता, या तो वो पहले ऑर्बिट में होगा या दूसरे में या तीसरे में होगा, और एंगुलर मोमेंटम भी इन ऑर्बिट का फिक्स होगा। इन एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट्स के बीच के पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अब हमने देखना यह है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के और क्या क्या फायदे हैं। हम किसी भी nth ऑर्बिट का मतलब है किसी भी n वैल्यू के ऑर्बिट में, ये नहीं कोई ये n वैल्यू फिक्स हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका अपना एक फिक्स रेडियस भी होगा, उसकी एक फिक्स एनर्जी भी होगी। बोहर मॉडल हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस और एनर्जी दोनों को निकालने के में हेल्प करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डेरिवेशन पर होगा, जिसमें मैं पहले आपको रेडियस निकालने की डेरिवेशन बताऊंगी, फिर उसके बाद एनर्जी की बताऊंगी।